खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलीराजपुर की। अलीराजपुर जिले के ग्राम उमदा में विकास की नई रोशनी जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने किया विद्युत डीपी का लोकार्पण। जोबट विधानसभा क्षेत्र के जोबट ब्लॉक अंतर्गत ग्राम उमदा के कुंडलिया फलिया में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विधायक सेना महेश पटेल ने 6,72,000 रुपए की लागत से स्थापित विद्युत डीपी का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर सबसे खास बात यह रही कि विधायक सेना महेश पटेल ग्रामीणों के साथ लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर उद्घाटन स्थल तक पहुंची। उनके लिए इस जन सरोकार पूर्ण एवं संवेदनशील कदम से ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखने को मिला। विधायक के आगमन पर ग्रामीणों ने ढोल धमाकों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और पुष्प वर्षा के साथ आत्मीय स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक सेना महेश पटेल ने कहा, चुनाव के समय आपने मुझे बिजली और सड़क की समस्या से अवगत कराया था। मैंने आपसे आज ये वादा पूरा किया। इन मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज आपने 2 वर्ष के कार्यकाल में कुंडलिया फलिया में विद्युत डीपी लगाकर उस वादे को पूरा किया। विधायक सेना महेश पटेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के राज में विकास केवल नाम बदलने तक सीमित रह गया है, जबकि कांग्रेस जनप्रतिनिधि जमीन पर उतरकर जनता को वास्तविक लाभ देने में विश्वास रखते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार जिले की। धार जिले के मनावर में देश में अंत्योदय एवं सुशासन की कल्पना को चरितार्थ कर भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर नगर पालिका परिसर में प्रदर्शनी लगाए और अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार ने अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर कहा कि भारतीय राजनीति के प्रखर स्तंभ पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर उन्हें सादर नमन करता हूं। इस अवसर पर प्रदर्शनी कार्यक्रम शुभारंभ वरिष्ठ पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार एवं भाजपा धार ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार, अटल स्मृति प्रदर्शनी के संयोजक नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार द्वारा अटल स्मृति प्रदर्शनी का द्वीप प्रज्वलित कर अटल जी को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। इस अवसर पर अटल स्मृति प्रदर्शनी अवलोकन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण सोनी, पन्नालाल पाटीदार, नगर मंडल अध्यक्ष मोनू पाटीदार, सचिन पांडे, सोहन सोलंकी, भाजपा के वरिष्ठ सबरीमल जैन, पार्षद लोकेश मुकाती, महिला मोर्चा जिला महामंत्री सोनाली श्रीवास्तव, पन्ना लाल पाटीदार, समीर काकरेजा, अमित शर्मा सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं नागरिकगण मौजूद रहे। अटल जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प भी लिया गया। ऐसा बात जो आयोजन हुआ इसके बारे में बताइए। आज श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और हम इसे अटल स्मृति वर्ष के रूप में मना रहे थे। अटल जी एक ऐसे महान नेता थे जिन्होंने इस देश को अनगिनत ऐसे योजनाएं दी जिससे आज हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या किसानों के लिए जो ऋण की योजना चली थी क्रेडिट कार्ड, ऐसी अनगिनत योजनाओं को देने का काम किया। अटल जी ने कहा है कि हम रहें ना रहें पर ये देश रहना चाहिए। ऐसे महान व्यक्तित्व और ऐसे महान नेता जिनका आज हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस शताब्दी वर्ष को अटल स्मृति वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। उसी विषय में आज धार ग्रामीण जिले में अटल जी की स्मृतियों को संजोकर हम अटल जी के जो भी इस देश के लिए काम थे, अन्य राज्यों में जो अटल जी ने काम किए थे, उनकी प्रदर्शनी के रूप में हमने आज मनावर में हम प्रदर्शनी का अवलोकन किया, प्रदर्शनी को लगाया, प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और ये प्रदर्शनी अगले 7 दिनों तक यहाँ पर रहने वाली है ताकि हमारी पूरे धार ग्रामीण जिले के हमारे कार्यकर्तागण, आम नागरिक अटल जी के द्वारा जो किए गए काम है उनका अवलोकन करेंगे, उनको देखेंगे और अटल जी की स्मृतियों को याद करेंगे। आज का ये जो दिन है उसको हम अटल जी के शताब्दी वर्ष को हम अटल जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम संपन्न कर रहे हैं और वही उद्देश्य है जो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया है
अटल जी ने ऐसे काम करे हैं जो कोई भी इस देश को आज जो इस देश महान बना है, चाहे वो युद्ध है, परमाणु विस्फोट मोदी जी ने करवाया और सिद्ध कर दिया कि हम भी परमाणु सक्षम हैं। और मोदी जी का आपने अटल जी का कहना था, सरकारें आती है जाती है, दल बदलते हैं, सब रहते हैं, पर देश सुरक्षित रहना चाहिए और प्रजातंत्र अधिक रहना चाहिए। चौराहे से लेकर गांव की गलियों तक बड़े बड़े बदबूदार कचरे के ढेर स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं। जी हां, नगर के मुख्य चौराहे से लेकर गांव तक सड़कों पर इन दिनों पशु और मवेशियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्य चौराहे सहित गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर विचरण करते मवेशियों का आतंक चरम पर है। बैल हो या गाय आदि मवेशियों का झुंड सड़कों पर खुलेआम विचरण करते दिखाई देते हैं। सड़कों पर विचरण करते मवेशियों के कई प्रकार की प्लास्टिक, पन्नी, गंदे कचरे खाने से बीमारियां भी हो रही हैं। इन मवेशियों के कारण आमजन के साथ वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर बेखौफ होकर विचरण करते मवेशियों के कारण आए दिन छोटे मोटे हादसे देखने को मिल रहे हैं। दिन में तो ये मवेशी इधर उधर घूमते हैं और रात होते ही नेशनल हाईवे के बीचों बीच गायों का और मवेशियों का जमावड़ा हो जाता है और झुंड बनाकर सड़कों पर ही बैठ जाते हैं, जिससे वाहन चालक सड़क पर बैठे मवेशियों को देख नहीं पाते और हादसा हो जाता है। कई बार कई बड़े हादसे होते होते बचे हैं। वाहनों की टक्कर से या तो बाइक सवार घायल होते हैं या मवेशी। स्थिति ऐसी है कि पैदल चलने वाले राहगीर मवेशियों के झुंड देखकर रास्ता बदलने को मजबूर होते हैं। खासकर महिलाएं, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों के लिए यह समस्या किसी दिन बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। धामनोद बांग्लादेश में हिंदू दीपू चरणदास की निर्मम हत्या के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा महेश्वर चौराहे पर प्रदर्शन किया और वहां के प्रधानमंत्री यूनुस खान का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। बताया कि बांग्लादेश में हिंदू युवक के इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। इसके विरोध में एकत्रित हुए और बांग्लादेश में हुई एक हिंदू भाई की हत्या पर विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की। बताया कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समाज को निशाना बनाया जा रहा है, जो अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज अब चुप नहीं बैठेगा और संगठन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद चौराहे पर बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और वहां हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में है। आरोप लगाया है कि वहां की सरकार हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। पदाधिकारियों ने भारत सरकार से इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की मांग की है। उसी साइड में आज पुतला दहन करा है। वहाँ पे छोटी छोटी बालिकाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और छोटी बहनों को लाया जा रहा है। उसी विषय में कौन संगठन सभी को बस एक संदेश देना चाहती हूँ कि एक वस्त्र खरीद कर कम पहने, एक वस्त्र खरीद कर कम पहने और सभी के हिंदू भाइयों के घर में एक हथियार अवश्य है। आपका नाम? मेरा क्या विषय ये है, आप सभी को जानकारी होगी, बांग्लादेश में जिस तरीके से
हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। वहाँ का हिंदू दलित नहीं है, वो हिंदू है, और दलित हमारे सनातन परिवार का एक अभिन्न अंग है। और अगर वहाँ दलित जलेगा तो यहाँ का हिंदू भी जल रहा है, और हम उनको जलने नहीं देंगे। और उन भाइयों को यहाँ से हम संदेश देना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ में खड़े हैं, और हम सरकारों से ये निवेदन करते हैं कि वो उन भाइयों के लिए कुछ न कुछ ऐसा विशिष्ट कदम उठाए जिनसे वहाँ रह रहे हिंदू भाइयों की रक्षा हो, उनका संरक्षण हो। उसी का संदेश देने के लिए यहाँ के क्षत्रिय परिवार और सर्व समाज के परिवार आज एकत्रित हुए हैं, और यहाँ से वो संदेश देना चाहते हैं कि वो जो हिंदू वहाँ जल रहा है बांग्लादेश में, उससे यहाँ का हिंदू समाज आज दुखी है, और वो ये प्रयास कर रहा है, सरकारों से निवेदन कर रहा है कि उनके लिए कोई ना कोई एक कदम उठाया जाए जिनसे उनका संरक्षण हो। आपका नाम? मेरा नाम दिग्विजय सिंह, मैं करणी सेना परिवार धर्मपुरी तहसील अध्यक्ष। के ऊपर अत्याचार हुआ, और बांग्लादेश में अगर जो संख्या ज़्यादा है वो दलितों की, तो दलितों को सिर्फ दलित न मानते हुए, वो दलित नहीं है, वो हिंदू है और हम सबके भाई। आज क्षत्रिय समाज और यहाँ सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, और ये यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है, उसके लिए भारत का हिंदू भी चुप नहीं बैठेगा, वो आवाज़ उठाएगा। और उन सभी भाइयों के लिए आज ये मजबूती से आप यहाँ भी खड़े हैं, और सरकारों से भी ये निवेदन करते हैं कि हमारे भाइयों के लिए वहाँ सुरक्षाएं बढ़ाई जाए, और उनके लिए कोई ना कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित हो। भारत माता की जय, जय सिया। इंदौर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक और युवती के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवती के साथ रहने वाले युवक को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में जागृति नामक युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। जागृति देवास की रहने वाली थी और हर्ष नामक एक युवक से उसकी दोस्ती थी। युवती को खुद उसका पार्टनर हर्ष अस्पताल लेकर पहुंचा था, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जागृति उज्जैन के MIT कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। एक सप्ताह पहले ही वह इंदौर में हर्ष के पास आई थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हर्ष और युवती जागृति दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, और कई बार उनका किसी बात को लेकर विवाद होता था। जागृति के परिजनों ने मामले में संदेह व्यक्त किया कि उनकी बेटी इंदौर कैसे आई, उसकी जानकारी उन्हें भी नहीं थी। जागृति खुद चेस की नेशनल प्लेयर रह चुकी है। युवती की मौत के बाद कुछ आदिवासी संगठन भी एमवाय अस्पताल पहुंचे और मामले में देवास कलेक्टर से न्यायिक जांच की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, और जिस जगह युवती ने सुसाइड किया उस कमरे की भी छानबीन की जा रही है। हाँ, क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? हमें सूचना मिली थी कि ये मेरी भतीजी, मेरी बहन लगती है, मेरे चाचा लगते हैं। हमको सूचना मिली थी कि भैया रात में कुछ ऐसी घटना घट गई है कि लड़की एक्सपायर हो गई है। तो हम तो फिर सुबह सुबह हम लोग रेडी होके यहाँ आए हैं, तो यहाँ पता चला कि यहाँ कुछ ऐसा फांसी वगैरह का कुछ है। ये बच्ची कहाँ पढ़ाई करती थी? ये बच्ची MIT में पढ़ाई करती थी, उज्जैन में जो आता है उसमें पढ़ाई करती थी। ये इंदौर कैसे पहुंची, आपको कुछ जानकारी? ये इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। एक लड़के का नाम हर्ष का सामने आ रहा है, वो हर्ष कौन है इसके बारे में? सर इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि हमें कुछ ऐसा बताया नहीं। लड़की ऐसी थी नहीं कि जैसा अपन सोच सकते कि हम तो शुरू से देखते थे, ऐसा लगता नहीं था कि ये कभी गलत रास्ते पे जाएगी या क्या है। तो कुछ लग रहा है क्या, कोई शंका है क्या? शंका तो है सर, जैसा लग रहा है कि भाई अब ये जो जिस प्रकार की घटना करी है इसने, तो ये तो गलत है ना सर। कुछ आप लोगों को कभी उसने जिक्र किया हो, कोई परेशानी हो? परेशानी ऐसे तो कुछ था नहीं सर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह कछवा है। भैया आपका नाम बता दीजिए। सुनील सिंह शर्मा। क्या घटनाक्रम हुआ था? ये बालिका उज्जैन गई थी खेल के लिए MIT कॉलेज में। MIT कॉलेज से वो शाम को आई नहीं, उसके बाद हमें पता नहीं चला वो इंदौर कैसे आई, इंदौर में कैसे आत्महत्या हुई। आपको क्या सूचना मिली थी? हमको 9 साढ़े 9 बजे थाने से फोन आया कि आप खजराना थाने पर आइए, बहुत अवसर काम है आपको। तो फिर यहाँ से पता चला कि उसने फांसी लगाई। यहाँ किसके पास आई थी, वो कैसे आई थी, कुछ जानकारी आपको? ये हमको कोई जानकारी नहीं है। हाँ, कोई हर्ष करके लड़की सामने? हाँ, वहाँ से हम उसको पहचान के नहीं। हाँ, ये क्या कर रही थी उज्जैन में? उज्जैन में MIT कॉलेज में फाइनल ईयर MCA। फाइनल ईयर में। आप लोगों की बातचीत कब हुई थी? सुबह 11 बजे। अच्छा, तब कुछ बताया था कि कहाँ? जब उसने बोला 5 बजे
राजेश की बस से ही वापस स्टेशन आ जाऊँगी। आपका नाम बता सुरेश सिंह शर्मा। क्या जानकारी मिली थी प्रारंभिक तौर से फांसी का फंदा लगाने से जागृति कर्मा करके लड़की है जो निवासी देवास की है और उज्जैन कॉलेज में पढ़ती थी। यहाँ किस प्रकार से हमारे खजराना क्षेत्र साईं कृपा कॉलोनी में जहाँ उसने वो फांसी लगाई है, वो जांच चल रही है। क्यों लगाई है, क्या लगाई है, इस संबंध में जांच चल रही है। कोई सुसाइड नोट या कुछ मिला? अभी तक तो मैं पीएम कराने आया हूँ, वहाँ पे एफएसएल यूनिट वगैरह सब गई है, पूरा थाना लगा हुआ है उसमें और हमारे थाना प्रभारी साहब उसमें बहुत इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं। जल्दी कुछ नतीजा सामने आएगा। मेरा नाम ASI दिनेश सरगैया, थाना खजराना, इंदौर। राजेंद्र सूरी दादावाड़ी में श्रीमद विजय राजेंद्र सूरी दादा गुरुदेव महाराज साहब के 199वां जन्म दिवस एवं 119वां जन्म दिवस पर ज्योतिषाचार्य दिव्य चंद्र जी महाराज साहब के सानिध्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। दादावाड़ी में मंदिर में सजावट फूलों व लाइट से की गई। रात्रि में लाभार्थी ने भगवान पार्श्वनाथ जी दादा गुरुदेव की महाआरती का लाभ लिया। इस अवसर पर दादावाड़ी परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों ने जैन समाज में नवकार मंत्र पर प्रस्तुति दी एवं बच्चों ने राजा के दरबार में राजा मंत्री बने जैन धर्म के बारे में नाटक किया। नन्हे बालक ने जैन संत बनकर गोचरी लेने जाते हैं और समाज को ये बताया गया कि गोचरी लेने जैन मुनि महाराज सा घर आते हैं तो क्या नियम पालना चाहिए। जय जिनेंद्र। मनावर नगर में गुरु सप्तमी महोत्सव 3 दिवसीय महोत्सव स्टार्ट हो चुका है और कल प्रथम दिवस में लाभार्थी परिवार के यहाँ से, शेखावत परिवार के यहाँ से बैंड बाजे और महाराज साहब जी के साथ बहुत अच्छा भव्य जुलूस निकाला गया और कल शाम को बच्चों ने बहुत अच्छे सांस्कृतिक धार्मिक थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। उन बच्चों की बहुत बहुत अनुमोदना। बच्चों ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे से प्रोग्राम किए और इन्हीं बच्चों के लिए 4 लाइनें बोलूँगी मैं। हवाओं को फिजाओं को घटाओं को नाज है तुम पर, बहारों को सितारों को नज़ारों को नाज है तुम पर। ओ जैन जगत के दैदीप्यमान बच्चों, ओ जैन जगत के दैदीप्यमान सितारों, अमन के चमन को, गगन की वसुंधरा को नाज है तुम पर, नाज है तुम पर। ऐसे बच्चे हमारे समाज के भविष्य है, ये खूब आगे बढ़े, यही इनको दुआएं देती हूँ, यही आशीर्वाद देती हूँ और खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। और आज सेकेंड दिन 26 दिसंबर का लाभ हमारे खटोट परिवार ने लिया है स्वामी वात्सल्य और पूजन का। आप सभी ने जो हमको आतिथ्य सत्कार का मौका दिया है, इसके लिए हम तहे दिल से आप सबके आभारी हैं। धन्यवाद। जय श्री उज्जैन जिले के खाजरोद उप जेल से गुरुवार शाम 7 बजे सनसनीखेज घटना में नारायण पिता भीरूलाल जाट 31 वर्ष, गोविंद पिता आत्माराम 35 वर्ष और गोपाल पिता बापूलाल 22 वर्ष दामाद को 3 कैदी जेल से फरार हो गए। ये सभी गंभीर अपराधों जैसे 2 बलात्कार और 1 हत्या के मामले में बंद थे। खाजरोद पुलिस ने तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया। जेल परिसर और आसपास के इलाकों में छापेमारी हो रही। तीनों को तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, जनता से सूचना देने की अपील की गई। जेल सुरक्षा पर सवाल। यह घटना खाजरोद उप जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देती है। गंभीर अपराधियों की महिला सेल से भागने से स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई।
इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी सिलिकॉन सिटी में हुई 15 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया है। फिल्म बंटी बबली से प्रेरित होकर इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि शिक्षित युवा हैं, जिनके एआई के चलते नौकरी चली गई और उन्होंने खर्चे पूरे करने के लिए चोरी को अंजाम दिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान 18 वर्षीय प्रियांशु रंजना के रूप में हुई है, जो मूलतः मंडला जिले के रहने वाले हैं। इस चोरी का खुलासा करते हुए डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी प्रियांशु इंदौर में ही टीसीएस कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन हाल ही में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हुई छटनी में उसकी नौकरी चली गई। वहीं अंजना इंदौर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। आर्थिक तंगी और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों ने चोरी की योजना बनाई। डीसीपी लाल चंदानी के मुताबिक दोनों आरोपी कक्षा 6 से 7 पढ़ रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने करीब एक हफ्ते तक सिलिकॉन सिटी में श्री ज्वेलर्स की शॉप की रेकी की। वहीं कुछ दिन पहले उन्होंने उसी दुकान से कुछ सामान खरीदा ताकि दुकान की व्यवस्था समझ सके। प्रियांशु और अंजना ने रेकी के लिए अपने साथ रहने वाले एक अन्य कपल की स्कूटर का उपयोग किया, जहां पुलिस को इसी स्कूटर के जरिए अहम सुराग मिला, जिसका पीछा करते हुए टीम आरोपियों के मंडला स्थित घर तक जा पहुंची। इधर दोनों आरोपियों ने दुकान से करीब 15 लाख रुपए के जेवर चोरी किए थे, जिन्हें वे इंदौर के सराफा बाजार में बेचने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें बच्चा समझकर खरीदारों ने सामान नहीं खरीदा और दोनों क्रिसमस मनाने मंडला निकल गए। पुलिस ने दोनों के मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों को भोपाल रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से चोरी का 100% माल बरामद कर लिया। महज 18 साल की उम्र में करियर की शुरुआत करने वाले इन युवाओं का अपराध की दुनिया में कदम रखना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, राऊ में चोरी हुई थी ज्वेलर्स में, यहाँ पर फिलहाल क्या खुलासा है और कितने आरोपी गिरफ्तार? राऊ थाना क्षेत्र में करीब 2 दिन पहले एक नकबजनी की घटना रिपोर्ट हुई थी, जहां पे करीब 15 लाख रुपए के आसपास का मशरू का चोरी होने की रिपोर्ट लिखी गई थी। उसी घटना का संज्ञान लेते हुए राऊ थाने में एफआईआर दर्ज की थी इन चोरी और नकबजनी की धाराओं में। उसके बाद घटना को ट्रेस करने का प्रयास किया गया। ये जो घटना थी वो श्री ज्वेलर्स में हुई थी। जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसमें हमें कुछ लोग दिखे जो लोग नकाबपोश थे और जिनकी पहचान नहीं हो पा रही थी और ये छोटी उम्र के लग रहे थे। इसमें एक आदमी था जो छत से कूद के नीचे गया था और फिर नीचे जाके उसने दरवाजा तोड़ा था और दरवाजा तोड़ के जो दुकान है वहां से सोने के और चांदी के आभूषण उठाए थे। ये जो दुकान थी ये घर में ही संचालित होती थी और रात में कोई नहीं रहता था और दुकान जो है मतलब बंद ही रहती थी और घर में कोई नहीं रहता था। ये लोग कहीं और रहते थे। तो उसी घटना पे फिर हमने उसको फॉलो किया था फुटेज के आधार पे और फॉलो करते हुए हम एक डेड एंड पे पहुंच गए। उसके बाद पिछले 3-4 दिन के फुटेज निकाले गए और देखा गया कि ये लोग पहले भी हमें दिखे लास्ट 3-4 दिन रेकी करते हुए और इनने पहले भी चोरी का प्रयास किया था, बट कई बार पुलिस को देख के ये लोग डर गए थे और ये घटना कारित नहीं कर पाए थे। जब हमने और इसको जब डिटेल में एग्जामिन किया तो एक जो थाने के एएसआई थे उनने एक संदिग्ध गाड़ी की फोटो खींच रखी थी रात्रि गश्त के दौरान में, और जब उनको डाउट हुआ कि गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है तो उनने एक एहतियात तौर पे फोटो ले लिया था। फिर जब बाद में घटना हुई और जब थाने पे ऐसा पता चला तो उनने वो गाड़ी की फोटो शेयर की और उस गाड़ी के नंबर से जब मालिक का पता किया गया तो मंडला के मालिक थे। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनने किसी और को गाड़ी बेच दी थी। फिर ऐसे ही ट्रेल बना के हम नेक्स्ट ओनर के पास पहुंचे और जो थे वो 2 मतलब बच्चे थे जो यहाँ पे रहते थे इंदौर में। तो उनने जब फिर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनने बताया कि उनने अपने दोस्तों को ये गाड़ी दी गई थी। फिर उसके बाद उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके बाद जब उनके दोस्तों का पता लगाया तो ये एक लड़का और लड़की साथ में रहते थे पलाश परिसर में, और ये बेसिकली जो लड़का है वो टीसीएस में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट टाइम जॉब करता था और जो लड़की थी ये जो है नीट की तैयारी कर रही थी। जो भी हमने प्राथमिक तौर पे आधार कार्ड देखे तो उनकी उम्र जस्ट 18 से हल्की सी अधिक हमें प्रतीत हो रही है। तो जब इनसे फिर ये लोग अपने घर चले गए थे यहाँ पे क्रिसमस मनाने, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने भी इनको फॉलो किया और इनको फिर कल रात्रि में जो भोपाल के ये लोग रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से उतर के जेल रोड साइड घूम रहे थे तो वहाँ पर राऊ पुलिस ने इनको अपनी अभिरक्षा में लिया और फिर इनको जब इंदौर लाया और जब इनसे पूछताछ की तो इसमें पूरा माल बरामद हुआ और 100% इनसे रिकवरी की गई है। जब इनसे पूछा गया कि क्या कारण था इतनी छोटी उम्र में घटना करने का, तो लड़के का ये कहना था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो अभी ले ऑफ्स हुए उसी के चलते इसको भी टीसीएस से ले ऑफ कर
दिया गया था और इनके पास अभी खाने के और किराए देने के पैसे नहीं थे और दोनों का जो है जीवन गुजारा मुश्किल हो गया था। तो और इनने बताया कि हमने 1.5 महीने पहले हम श्री ज्वेलर्स पे कोई चांदी की छोटी सी अंगूठी लेने गए थे। तब हमने जब सुरक्षा आकलन किया तो उनको लगा कि यहाँ पे सुरक्षा के जो सुरक्षा है वो काफ़ी वीक है और हम इसको इजीली ब्रेक इन करके तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए उनने प्लान बनाया कि हम यहाँ पे ये वारदात को अंजाम देंगे और फिर उसी रात को ये बगल वाले घर की छत पे चढ़े और बगल वाले घर 2-3 छत फांद के ये जो घटना वाली जो बिल्डिंग थी उसकी छत पे पहुंचे। फिर इनने जो है उसमें लकड़ी का यूज़ करके गेट को खोला, छत के गेट को, उस पे भी ताला नहीं था। फिर ये उतर के नीचे और जो दुकान का जो मेन गेट था उसको भी इनने इजीली तोड़ दिया। उसमें वो भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी तो इजीली तोड़ दिया। उसके बाद ये अंदर गए, इनने कुछ करीब 10-12 तोला सोना और 1 किलो चांदी के आसपास वहाँ से उठा लिया और वो अपने बैग में रख के निकल गए। इन लोग ने इसको बेचने का भी प्रयास किया गया बट क्योंकि जो इनको दाम मिल रहा था उससे सेटिस्फाइड नहीं थे और जो भी व्यापारी थे उनने बच्चा समझ के इनको उचित दाम नहीं दिया, तो इनने सोचा कि हम क्रिसमस के बाद इस मशरूका को बेच के रखेंगे और ये अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। तो इस टाइप की घटनाक्रम था और इसमें जो राऊ थाना प्रभारी और एसीपी गांधीनगर की सराहनीय भूमिका रही है और सभी टीम ने मेहनत करके लगभग 48 घंटे के अंदर पूरा 100% माल बरामद किया गया और जो फरियादी हैं वो भी संतुष्ट हैं पुलिस की रिकवरी से और उनने भी धन्यवाद व्यक्त किया पुलिस के लिए और ये एक पूरा घटनाक्रम रहा। ये लड़का और लड़की के आपस में संबंध क्या थे? लड़का और लड़की जैसा मैंने बताया मंडला में ये लोग छठी क्लास से साथ में पढ़ते थे और ये लगभग 10वीं तक साथ में पढ़े और इसीलिए ये लोग दोनों एक दूसरे को जानते थे। लड़का जॉब करने के लिए TCS के लिए यहाँ इंदौर आया और लड़की भी नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ ही। दोनों का आर्थिक बैकग्राउंड कमजोर था और ये अपने मतलब लाइफ को बेटर करने के उद्देश्य से यहाँ इंदौर में आए थे। हाँ, जब इनसे पूछा गया कि इन लोग ने क्यों इस घटनाक्रम को अंजाम दिया तो इनका कहना था कि एक तो हमारा जीवन गुजारा मुश्किल हो गया था और क्योंकि लड़के की जॉब चली गई थी और इनने जब ये छोटे थे तो इनने साथ में बंटी और बबली की फिल्म देखी थी और फिर ये उसी से इंस्पायर होकर इनने लगा कि हमारी भी जो लाइफ की स्टोरी है वो बंटी बबली की तरह हम लोग भी साथ में रहें और हम भी इस टाइप का काम करके जो है अपनी जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो बंटी बबली की तर्ज पे इनने इस घटना को अंजाम दिया। पहली चोरी थी, इसके पहले भी कुछ इन्होंने नहीं, ये इनका पहला ही अपराध है और इसके पहले कोई इनका अपराध नहीं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशानुसार दिनांक 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 तक सुशासन सप्ताह मनाया गया, जिसमें दिनांक 19 दिसंबर से नगरीय क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में नगर पालिका परिषद सिरोंज द्वारा शिविरों का आयोजन किया गया। इस तारतम्य में माननीय विधायक महोदय सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिरोंज के आदेशानुसार दिनांक 25 दिसंबर 2025 को बासोदा नाके बलेजा पेट्रोल पंप के पास संपूर्ण नगर का जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजन में नगर पालिका अध्यक्ष श्री मनमोहन साहू, वरिष्ठ नेता श्री संतोष चेहरे एवं पार्षदगणों द्वारा सरस्वती पूजन एवं कन्या पूजन का शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में समस्त विभाग उपस्थित रहे। आयोजित शिविर में चिकित्सा विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें लगभग 450 लोगों द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। साथ ही शिविर में निःशुल्क ECG जाँच की व्यवस्था भी की गई, जिसमें अनुभवी चिकित्सक द्वारा 10 लोगों द्वारा ECG जांच की गई। विकासखंड चिकित्सा अधिकारी श्री नीरज पंथी जी अपनी पूरी टीम के साथ शिविर स्थल पर उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय से स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 25 लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। आयोजित जन समस्या शिविर में समस्त विभागों के 45 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे चलता रहा, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पूरे समय उपस्थित रहे। शिविर में नपाध्यक्ष श्री मनमोहन साहू, श्री हरिचरण अहिरवार, श्री संतोष चेहरे, श्री रुपेश यादव, श्री तोषमणि पंथी, मुनीम गौरी, तहसीलदार संजय चौरसिया, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आशीष अग्रवाल एवं समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री राम प्रकाश साहू ने बताया कि आयोजित शिविर में जनता की समस्याओं के लिए लगाया गया है, जिसमें कई लोगों द्वारा अपनी समस्याओं के आवेदन शिविर में आवेदन दिए गए, जिनका शीघ्र निराकरण किया जाएगा। अंत में नपाध्यक्ष श्री मनमोहन साहू द्वारा सभी आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया गया।
धार जिले के धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कालू सिंह ठाकुर शुक्रवार को नर्मदा परिक्रमा पर अपने परिवार सहित निकले। विधायक ठाकुर सर्वप्रथम खुजावा नर्मदा तट पर दर्शन कर नर्मदा परिक्रमा शुरू की। इस दौरान नगर में जगह जगह सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। बैंड बाजों और डीजे के साथ नर्मदा नदी तट से शुरू हुई ये परिक्रमा मंगल कामना और शांति और समाज कल्याण के संकल्प के साथ की जा रही है। इस दौरान विधायक धोती कुर्ता धारण किए हुए थे। उनके साथ रामधान आश्रम के महंत मिथिलादास महाराज भी चल रहे थे। परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले उन्होंने मां नर्मदा की विधिवत पूजा अर्चना की और आरती उतारी एवं यात्रा की शुरुआत की। विधायक प्रतिनिधि पप्पू राठौर ने बताया कि यह नर्मदा परिक्रमा 16 दिनों की रहेगी। विधायक कालू सिंह ठाकुर 3500 किलोमीटर की यह नर्मदा परिक्रमा लगभग 16 दिनों में पूरी करेंगे और कहा कि राष्ट्र सेवा हम सभी का सर्वोच्च धर्म है। इस अवसर पर कालू सिंह ठाकुर ने कहा कि अपने परिवार के साथ आज नर्मदा परिक्रमा पर निकला हूं। आज हम सभी तीर्थों स्थलों पर जाकर आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जीवन दायिनी मां नर्मदा कल्पों से सनातन धर्म के जीवन धारा को प्रभावित कर रही है और पूरे परिवार के साथ विधानसभा क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं की श्रद्धा उनसे जुड़ी है। स्वयं को पूर्णतः सनातन धर्म को समर्पित करने का माध्यम है। आज नर्मदा परिक्रमा पे निकले हो, क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, माँ नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है और पूरा देश और पूरे सभी हमारे मध्य प्रदेश के लोग परिक्रमा करें। जनप्रतिनिधि के नाते मैंने भी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए निकला हूँ। बस सभी प्रदेश की कामना के लिए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या उद्देश्य है नर्मदा परिक्रमा? उद्देश्य हमारी माँ हिंदू जब से माँ के सभी हमारी जनता परिक्रमा करे तो जनप्रतिनिधि का दायित्व है माँ की परिक्रमा करें। यातायात की व्यवस्था को नकारता हुआ भंवर कुआं चौराहा, जहां पर दिन भर सभी सिग्नल पर जाम लगा रहता है। एक तरफ भंवर कुआं थाना है, जहां पर थाने के बाहर अवैध रूप से कार पार्किंग और 2 व्हीलर पार्किंग लोगों ने बना रखी है तथा फुटपाथ पर कई लोगों ने अपना स्थायी अतिक्रमण कर रखा है, जहां पर वह अपनी फल फ्रूट और साग सब्जी बेचते हैं। इन लोगों की दबंगता भी ऐसी कि पूरी दुकानदारी खुलेआम फुटपाथ पर सजा लेते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी पेटियां भी लाकर रख दी, जहाँ पर वह शाम को जाते समय अपना सारा सामान पैक करके उन पेटियों में रखकर और ताला लगाकर संदूक को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वे अपने बड़े संदूक को अपने स्टोरेज के रूप में काम में लेते हैं। इसी तरह तात्या भील प्रतिमा के वहां पर प्राइवेट बस संचालन करने वालों ने अपना स्थायी पार्किंग बना रखा है, जहां पर बस वालों की 2-3 बसें तो हमेशा खड़ी ही रहती हैं। इसी तरह टावर चौराहा पर कोचिंग और स्टेशनरी वालों की ग्राहकों की गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, जिसकी वजह से लेफ्ट टर्न दिखता ही नहीं है और न ही फुटपाथ नजर आता है। चौराहों पर चारों सिग्नलों पर हमेशा जाम की स्थिति नजर आती है। शहर क्राइम संवाददाता ने जब वहां का जायजा लिया तो पाया कि वहां पर किसी भी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति नजर नहीं आई। किसी भी चौराहे पर कोई भी यातायात सिपाही या थाने का कोई भी सिपाही नजर नहीं आया। लोग अपनी मर्जी से निकल रहे हैं, जैसा चाहे वैसे वे अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं। सिटी बस वाले भी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अपनी सवारी को उतारने के लिए जहां चाहे अपनी बस को खड़ी कर देते हैं। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते थे कि इस बीच बस सड़क पर खड़ी है या साइड में लाना है या आगे जाकर अपने गंतव्य पथ पर रोकना है। वे तो अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां रोक देते हैं। इन्हें कोई रोकने या टोकने वाला नहीं होता है। यह है दुर्दशा है इंदौर शहर के व्यवस्थम चौराहे भंवर कुआं चौराहे की। सरदारपुर तहसील के बरमंडल में 24 दिसंबर को हुए हत्या का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। मृतक की हत्या उसके पुत्र ने मकान बेचने के विवाद को लेकर की थी। एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार ने आज एसडीओपी कार्यालय पर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 24 दिसंबर को थाना राजौद पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बरमंडल में जगदीश दातलेचा पिता शंकर लाल दातलेचा उम्र 62 साल निवासी बरमंडल का शव घर के अंदर पड़ा है। सूचना पर मौके पर जाकर देखा तो जगदीश शव घर के अंदर मिला।
मृतक के सिर में गंभीर चोटें लगी होना पाई गई। पृथक दृष्टया मृतक की हत्या होना पाए जाने पर मौके पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार ने बताया, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से जांच करने हेतु निर्देशित किया गया। राजौर थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय टावर एवं एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राम सिंह राठौर व थाना राजौर की टीम द्वारा गंभीरता से विवेचना कर साक्ष्य संकलन किए गए तथा तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए। विवेचना के दौरान मृतक के पुत्र बाबूलाल दातलेचा पर संदेह पाए जाने से पूछताछ की गई। आरोपी मृतक के पुत्र बाबूलाल दातलेचा द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया तथा बताया गया कि घर बेचने की बात को लेकर पिता व पुत्र के बीच में विवाद चल रहा था। आरोपी पिताजी का घर बेचना चाह रहा था, पिता जगदीश द्वारा मना किया जा रहा था। इसी विवाद के चलते 23 दिसंबर की रात करीब 10 बजे आरोपी ने अपने पिता जगदीश के ऊपर ईंट से सिर में गंभीर चोटें पहुंचाकर हत्या कर दी और हत्या करके भाग गया। आरोपी बाबूलाल दातलेचा से घटना में प्रयुक्त एक ईंट तथा घटना के समय प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल एवं खून लगे कपड़े जब्त किए गए। उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी राम सिंह राठौर, सोनी मनीष परमार, अर्जुन सिकरवार, दीपक मेहता, वेल सिंह मेहता व दिलीप मंडलोई सैनिक राजेश बगजावत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बरमंडल में बुजुर्ग की हत्या हुई थी, उसको लेकर के आज खुलासा प्रेस वार्ता। सर, क्या पूरा मामला रहा, क्यों आरोपी? परसों दिनांक 24/12/2025 को दोपहर में करीब 12 साढ़े 12 बजे राजौर थाना प्रभारी श्री RS राठौड़ को फोन पे जानकारी मिली कि गांव बरमंडल में एक जगदीश दातलेचा नाम के व्यक्ति अपने घर में मृत अवस्था में पड़े हैं। जब फोन जिस प्रकार से आया कि उनका शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा है, तो थाना प्रभारी ने परिस्थितियों को भांपकर तुरंत घटनास्थल पर रवाना हुए और घटनास्थल पर पहुंच के उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में बताया। मुझे जब जानकारी मिली तो मैं भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय धार, श्री मयंक अवस्थी साहब ने घटना के संबंध में यह पता चलने पर कि सर में गंभीर चोटें हैं मृतक के और उसके सर के चारों ओर काफ़ी बड़ी मात्रा में खून पड़ा हुआ है, जिससे स्पष्ट रूप से लग रहा है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है। अब हत्या किसने की है इसके बारे में पता लगाना था, तो SSP साहब ने घटना में अनुसंधान के बारे में टिप्स दिए गए और वहाँ पर पासी अमझेरा के थाना प्रभारी राजू मकवाना भी पहुँचे और सभी लोगों ने मिलकर उस अनुसंधान को किया। अनुसंधान में जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे उनका एनालिसिस किया गया, जिससे यह पता लग रहा था कि घटना में कोई परिजन का ही हाथ है और क्योंकि मृतक काफ़ी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का था, जिससे उसके किसी अपराधी के द्वारा घटना करने की संभावना काफी कम थी। मृतक के परिजन और उसके पुत्र से पूछताछ करने पर यह पाया गया कि घटना उसके पुत्र के द्वारा की जाना संभावित है। जब उससे पूछताछ की गई तो प्रारंभ में उसने घटना से लगातार इनकार किया, लेकिन कई सारी उसके झूठ और कई साक्ष्य जिनके बारे में वह इनकार कर रहा था, वो चीज़ें जब उसको पता लगी तो उसने अंततः स्वीकार किया कि उसने अपने मकान के बेचने के विवाद को लेकर अपने पिता की हत्या की है। और उसने यह बताया कि 23 तारीख की रात में 10 साढ़े 10 बजे वह अपने पिता के घर गया था। वो उसके पिता वहाँ अकेले रहते थे, जबकि वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ बरमंडल में ही दूसरी जगह पर रहता था, वहाँ से करीबन 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर। फिर उसने ये अपने पिता की हत्या कर्ज में डूबा हुआ था, उसके पिता मकान को बेच रहे थे, मकान के बेचने को लेकर विवाद था। इन सब चीज़ों में उन दोनों पिता पुत्र के बीच काफ़ी कहासुनी हुई और उसने अपने पिता को मारने की तय किया और एक ईंट उठाकर वहाँ से और उसके पिता के सिर में कई चोटें पहुँचाई और उसकी हत्या कर दी। इसमें सर सहयोगी और कोई है या अकेला है? वो
हत्या की घटना में वह अकेला ही पाया गया है और घटना में जो है आला जरब जो है जब्त किया गया है और परिस्थिति जन्य साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में जुडिशियल रिमांड पर ले जाया जा रहा है। सर, हत्या करने के बाद ये घर गया था या कहीं सर फरार हो गया था, क्या रहा फिर, ये कैसे आया सामने? अपने पिता की हत्या उसने रात को करीबन 10:30 बजे के आसपास की थी और हत्या करने के पश्चात वह सीधा अपने घर चला गया। रात भर वह बेचैन रहा और जो उसका मोमेंट उस समय पाया गया वो चीजें भी साक्ष्य में महत्वपूर्ण है। सर, आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम बाबूलाल पिता जगदीश दांत लेचा मारू है, निवासी परमंडल। कोई हथियार निकले मारने के लिए? नहीं, उसने अपने पिता की हत्या सर में ईंट से चोटें पहुंचाकर ही की थी। ओके। शहर के स्वर्णकार कॉलोनी के गार्डन में बने सामुदायिक भवन में कॉलोनी मालिक के द्वारा कब्जा करने का आरोप कॉलोनी वासियों ने लगाया है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कॉलोनी मालिक द्वारा भवन पर कमल के फूल बना दिए हैं और कॉलोनी वासियों को किसी भी कार्यक्रम के लिए नहीं देते हैं, जबकि विधायक निधि सामुदायिक भवन बनाया गया और ये भवन कॉलोनी वासियों के लिए बनाया गया है, लेकिन कॉलोनी मालिक द्वारा कार्यक्रम का विरोध करते हुए भवन पर ताला लगा दिया है और उसकी चाबी भी नहीं दे रहे हैं। वहीं कॉलोनी मालिक दिंडोरकर ने बताया कि कॉलोनी वासियों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है, जबकि भवन की जब चाबी मांगते हैं उन्हें दी जाती है। ये मामला ये है कि ये जो कॉलोनी है ये कॉलोनी स्वर्णकार कॉलोनी है। इस कॉलोनी को 1979 में कृषि भूमि को खरीद करके इसको टीएनसी से पास करवा करके इसको आवासीय भूखंड हेतु वितरित किया गया था, जिसके ऊपर ये टीएनसी से प्रस्तावित पार्क की जगह थी। इस पार्क की जगह ये प्रस्तावित नक्शा है हमारे पास में। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जिन लोगों ने प्लाट खरीदे थे उन लोगों के द्वारा यहाँ पर अपने रहवासी मकान बना करके यहाँ पर निवास प्रारंभ किया गया। उसके पश्चात सन 2014 में यहाँ पर भाजपा नेता शरद दिंडोरकर के द्वारा ये एक गुमराह करके नक्शे में हेरफेर कर करके ये नक्शे एक भवन बनाया गया, जो कि अपने क्राइटेरिया से भी ज़्यादा बनाया, प्रस्तावित एरिया से ज़्यादा बनाया। दूसरी चीज़ यहाँ एक 1980 से बना हुआ एक हेडपम्प था सरकार हमारे कॉलोनी वासियों के सुविधा के अनुसार, उसको तोड़ करके उसको चुरा करके अपने कब्जे में रख रखा है और वहाँ पर भी अवैध भवन बना लिया है। यहाँ जब कॉलोनी वासी कोई आते हैं तो वो विवाद करता है और कॉलोनी बाहर से गुंडे लाता है, जबकि वो निवासी भाजपा नेता यहाँ पर रहता ही नहीं है। वो गौसिंदे कॉलोनी का निवासी है और यहाँ आकर दादागिरी करता है, मंदिर पे आने न देने की धमकी देता है। अभी हमने बीच में कुछ शिकायतें की थी, बट भाजपा का संरक्षण प्राप्त होने के कारण उक्त व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पार्क की जगह का नगर पालिका के अधिकारी मनीष महाजन, जमरे मेड़ा जी, अजय सेन, राजेश मंडल जोशी और एसडीएम साहब स्वयं भी मौका मुआयना करके गए हैं, ताकि कार्रवाई जो सुगठित कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और अभी हमने ये एक मंदिर बनाया है, यहाँ पे शिव पंचायत मंदिर बनाया है, जिसका 5 से 7 तारीख को हमारा विधि से पूजन पाठ हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसके तहत हमने नगर पालिका से चाबी ली थी। नगर पालिका ने 18/11/2025 को इस भवन को सील किया था। हमने विधिवत आवेदन दे करके इस भवन की चाबी ली थी, जो हमने 12-13 तारीख में उन्हें वापस कर दी है। बट 17 तारीख को उन्होंने चाबी वापस से शरद दिंडोरकर को दे दी और अभी 21 तारीख को यहाँ आकर के उन्होंने ये बड़े बड़े अक्षरों में अपनी समाज का नाम और अपना खुद का नाम यहाँ पे लिख दिया है और ये इसको ऐसा बना दिया है जैसे ये भाजपा का कार्यालय हो। ये सार्वजनिक भवन न होकर भाजपा का कार्यालय हो गया। ऐसा लगता है कि ये भाजपा नेता ने इसको सार्वजनिक भवन को खरीद लिया है। क्या विधायक निधि से बनाया गया था ये? हाँ, ये जी विधायक निधि से 2014-15 में बना है। सारे दस्तावेज है हमारे पास, लगभग सारे दस्तावेज हैं। क्या राजनीतिक संरक्षण? हाँ, राजनीतिक संरक्षण है उसको। वो आए दिन गुंडे लाता है यहाँ पे, मार्केट की धमकी देता है, पुलिस थाने में FIR की धमकी देता है। वो हर बार इस तरीके से प्रताड़ित करते रहता है। इस पे एसडीएम साहब का निर्णय आ गया, नगर पालिका का निर्णय आ गया, क्या आप कोर्ट का? हम लोग नगर पालिका सीएमओ के पास सोमवार को गए। 22 तारीख को हमने पूछा कि आपने किसके कहने पर ये चाबी दी गई, तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया हमको कि ये हमने विधायक के कहने पर दी गई और आपको इस मामले में विधायक से बात करना पड़ेगा। ये तो ठीक है, लेकिन क्या आप कोर्ट की तरफ जाएंगे? कोर्ट की तरफ वो जाए, जगह उनकी नहीं है। देखिए, बात ये है कि 1981 में हमारे समाज के जो पूर्व अध्यक्ष जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने 1.5 एकड़ जमीन ली और वहाँ पर 33 प्लाट काटे
और उस समय उन्होंने मतलब जो है वहाँ पर ये जगह 6500 फीट नियम के मान से छोड़ी थी और उसको लिखा था ये तुम्हारा हमारे पास जो नक्शा है उसमें लिखा था प्लेस फॉर सोनारवाड़ा, जो उन्होंने वहाँ TIT में पेश किया था, जो पुराना नक्शा निकाला हमने उसके अनुसार क्या। तो उसके अनुसार फिर मतलब जब ये विधायक जी ने जब बोला हमको कि तुमको यहाँ पर बनाना है क्या, मैंने कहा हम बनाना है ये वाला, तो उन्होंने 5 लाख मंजूर करे और हमने 15 लाख रुपए हमने मंजूर करे समाज ने लिए और हमने वहाँ पर ये सामुदायिक भवन बनाया। आपने जो नक्शा प्रस्तुत करा TNC अप्रूव नक्शे में दोनों में अंतर है? हाँ अंतर है, लेकिन उसमें कहना पड़ता ये है कि हमने जो उसकी इंक्वायरी करी तो उन्होंने कहा कि साहब ये टेंटेटिव है, हमारे पास ओरिजिनल नक्शा नहीं है इससे। बोले वो हमको बोले ये टेंटेटिव लिखा टेंटेटिव। हाँ टेंटेटिव लिखा है, हाँ लेकिन वो आपने जो प्रस्तुत उसमें लिखा है, लेकिन जो मास्टर प्लान अनुसार TNC ने जो करा है हाँ उसमें पार्क छोड़ा नहीं, नहीं सर सुनिए ना, हाँ उसमें लिखा हुआ है प्लेस फॉर पार्क लिखा हुआ है, लेकिन प्लेस पार्क हाँ लिखा हुआ है अभिप्राय है कि वो पार्क की हाँ, जबकि मतलब जो है हमने जो जगह छोड़ी थी उसमें लिखा था प्लेस फॉर सोनारवाड़ा, हमारे पास ये लिखा हुआ है पेपर है ना, जो पेपर हमने दिए। तो उसको देख करके फिर जब उन्होंने जो लोग आए नगर पालिका वाले उस समय के जो उस समय जो आए थे नगर पालिका वाले अपने जो निशिकांत जी शुक्ला और सरजू सांगले, उन्होंने उसका पूरा अध्ययन करा कि जगह का, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब इनको, क्योंकि एकाएक विधायक से पैसा नहीं मिलता प्राइवेट में। आरोप है कि उसको बीजेपी का कार्यालय बना दिया। देखिए बात सर बात है, हमने बात कभी आज तक बीजेपी कोई मीटिंग हुई आज तक क्या, हमने खाली अभी वहाँ लिखा वहाँ कमल के फूल निकाले, हमको लगा नहीं तो अभी वहाँ 2 कमल के फूल निकाल, कमल अपना लक्ष्मी का वहाँ है, कमल अपना और सांस्कृतिक धरोहर है, कमल से बीजेपी का मतलब वहाँ कोई नहीं है, वहाँ आज तक कोई बीजेपी कार्यक्रम हमने करा नहीं है। सामुदायिक भवनों पर इस तरीके की कलाकृतियां नहीं अंकित होती है, ऐसा है क्या? तो ठीक है, फिर ऐसा कभी हो तो हमको कभी हमारे वकील सलाह देगा तो हम हटा देंगे ना, हटा भी देंगे। आरोप लगा रहे हैं हाँ। कि आप वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को लाते हैं सर और हमको यूज नहीं करने देते, जबकि वो ये सामुदायिक भवन यहाँ जब दिए ना, अभी आपने पढ़ा नहीं थी, अभी मैंने आपको दिया पेपर, सबको देते हैं, अभी आपको पता है, मतलब मैंने बाकायदा रसीद लेते लोगों को दे करके, और हमको उन्होंने कहा विधायक जी ने कि सबसे तुम पैसे लोगे फ्री पे दोगे, नहीं मेंटेन कैसे करेंगे। विधायक जी ने इस संबंध में कोई लिखित आदेश आपको दिए कि आप सबसे मेंटेन के पैसा लें? हाँ उनसे हम ले आएंगे, उससे ले आएंगे उनसे लिखित में, हमको तो ओरली बोला उन्होंने आपको, तो हम ले भी आएंगे वाले पेपर। उन्होंने कहा जगह अक्सर मेंटेन कौन करेगा इसको, और फिर क्या है कि नगर पालिका ने हमको जो एग्रीमेंट करा है उसमें हम लोग द्वितीय पक्ष है, प्रथम पक्ष गवर्नमेंट है, तो नगर पालिका ने कहा कि इसको आपको देंगे और आपको इसका मेंटेन करने का है। तो लगभग 10 साल हो गए राजकुमार भाई, 10 साल तक कुछ बोले नहीं। अभी इन्होंने क्या करा, हमारे जैसे फ्रीडम फाइटर उनके नाम की प्लेट तोड़ दी, वहाँ से तोड़ दी, वो बात नहीं करे उन्होंने मंदिर भाई चलो विवाद वहाँ से, फ्रीडम फाइटर जो उन्होंने बनाया उसके नाम का उन्होंने तुम प्लेट को तोड़ दी और वहाँ से झगड़े चालू हुए वाले, मैं उसको तोड़े, बोले तुम्हारे यहाँ का क्या काम है, इसी तरह फिर हमने क्या करा है उनके खिलाफ मतलब जो है ये मतलब फौजदारी या आपराधिक मामला नहीं दर्ज करेगा, कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं चला। तो नहीं तो ताला क्यों लगाया, ताला जो है ना हमको उसका अधिकार लगाने का, ताला हमारा 10 साल से वहाँ पर है, आज तो लगाया हमने कहीं, अभी नगर पालिका ने वहाँ लगा दिया था ताला इनकी झूठी रिपोर्ट के ऊपर, कि जब उन्होंने रिपोर्ट देखी सही की, ये सब रिपोर्ट देखी उन्होंने, तो नगर पालिका ने ताला खुलवा के फिर चाबी हमको दिला करके दी, हमको नगर पालिका ने चाबी दी है और हमको अधिकार इसके अंदर लिखा पेपर के अनुसार कि आपने जो इसको मेंटेन करने का है। फिर हमारे वहाँ लड़कियां पढ़ाने जाती है अबेकस के अंदर, ये अभी आएगी आने वाली, कोचिंग देखो बात है, अरे कोई अबेकस की समाज की लड़की वहाँ बच्चों को शिक्षा पढ़ाती है, तो क्या पाप है क्या, और शिक्षा देना कोई पाप है क्या, तो ये उसको हत्या कसते क्या, क्यों पढ़ाती अकेली, हमको पढ़ा लिया कर, फिर भी हम क्यों पढ़े, राजकुमार भाई ऐसा होता है क्या? हाँ और निःशुल्क दे रखा हमने, शिक्षा नहीं दी नहीं दी, अपराध है, हम लोग उसको बंद करेंगे। कार्यक्रम में देखो अगर फ्री रहा तो हम तो कब करते हैं, जब फ्री रहा तभी करते, नहीं हम थोड़ी तो करते उसको। हफ्ते में 3 दिन क्लास लगती है, केवल बच्ची पढ़ाती है, कब पढ़ाती है, अगर आपका कोई कार्यक्रम हो तो हम तो बिल्कुल छोड़ देते ना, ये बात छोड़ दे कि नहीं है ना। मैं डॉक्टर शरद दिंडोरकर अध्यक्ष, ये बार आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर शरद दिंडोरकर करते, नहीं, मैं अध्यक्ष के नाते कर रहा हूँ, मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, पूरा समाज मेरे साथ, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पूरा सोनी समाज, पूरा महाराष्ट्र समाज, यहाँ तक कि पूरा वैश्य महासम्मेलन हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्या सब लोग हम अकेले नहीं है, हमारे साथ 15,000 लोगों ने, ऐसी बात भी नहीं है, बस हम चाहते हैं कि भैया ऐसे कोई वाद नहीं, और वो हमें वाद विवाद कर लेते हैं। मुरैना में पहाड़गढ़ ब्लॉक की सुखपुरा पंचायत में सीसी सड़क निर्माण के नाम पर 10 लाख की राशि का सितंबर माह में सरपंच और सचिव अनार सिंह द्वारा गबन किया गया था,
जिसको लेकर पहाड़गढ़ सीईओ महावीर सिंह ने जांच टीम भेजकर जांच की थी, जिसमें मौके पर कोई काम नहीं हुआ था और जांच प्रतिवेदन बनाकर कार्यवाही के लिए जिला सीईओ कमलेश भार्गव को भेज दिया था। जांच के बाद कार्यवाही जिला सीईओ को करनी थी, लेकिन जब जिला सीईओ से कार्यवाही के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि जांच कराकर कार्यवाही करेंगे। वहीं सुखपुरा पंचायत में सचिव अनार सिंह द्वारा लैपटॉप के नाम पर भी 65,000 की राशि का गबन किया गया है, जबकि 2023 में पंचायत के लिए पहले से ही लैपटॉप और पूरा सिस्टम खरीदा गया था। मतलब साफ है, लैपटॉप के नाम निकाली गई राशि को भी सरपंच और सचिव द्वारा हड़प लिया गया है। जब पहले से पंचायत में लैपटॉप है तो दूसरे लैपटॉप की क्या जरूरत। ये नियम विरुद्ध पैसा निकाला गया। लैपटॉप के नाम पर जो फर्जी बिल लगाकर पैसा निकाला गया है उसकी प्रति भी दिखाई दे रही है। जब सीसी सड़क के जांच के आदेश हुए तो सरपंच और सचिव ने कार्रवाई से बचने के लिए कहीं और ये सड़क बना दी, जबकि कागजों के आधार पर सीसी सड़क बघेल के पूरा पर बननी थी। अब देखना यह है, जो जांच दिन में होनी थी उसको 3 महीने हो गए। जनपद सीईओ का कहना है कि हमने जांच प्रतिवेदन जिला सीईओ को भेज दिया है। वहीं जब जिला सीईओ से पूछा गया तो उनका कहना है कि जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। पूरा सिस्टम ही गोलमाल दिख रहा है। अब कौन सही और कौन गलत है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये तो आने वाला समय में पता चलेगा। अब कौन सही है और कौन गलत, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। या सभी की मिलीभगत से सरपंच और सचिव को बचाया जा रहा है। आपका मुकेश प्रजापति। कौन सी पंचायत है ये? सुखपुरा। कौन सा मोहल्ला है ये? मोहल्ला का नाम ना हो, बघेल मोहल्ला बोल बघेल मोहल्ला बोल दे। तो यहाँ कोई महीने 2 महीने हो गई सीसी रोड बनी है नहीं तो कुछ लोग बाग तो शिकायत कर रहे हैं कि सरपंच ने यहाँ सीसी रोड का 10 लाख रुपए निकाल लिया, तो रोड नहीं बनी है। नहीं बनी। ठीक है। क्यों? और क्या नाम है आपका? कौन सी पंचायत है? सुखपुरा। ये बघेल मोहल्ला है। तो यहाँ कोई सीसी रोड बनी है कि अभी महीने 2 महीने में नहीं बनी? तो पैसा तो उसका निकल चुका है, सरपंच के द्वारा पेमेंट निकाला गया है। तो ये आपका कौन सी पंचायत है ये? सुखपुरा। ये गांव मोहल्ला कौन सा है? बघेल मोहल्ला है। ये बघेला जाटवल का। यहाँ पिछले महीने 2 महीने में कोई नई सीसी रोड बनी है क्या? नहीं बनी। तो सरपंच द्वारा सीसी रोड का 10 लाख रुपया पिछले महीने निकाला गया, रोड नहीं बनी है। रोड बनी ये दिख ही रही है। सरपंच कौन है यहाँ? जाटा। क्या नाम है? रानीवास सिंह से जाटा। ठीक। जनपद में सुखपुरा पंचायत है जहाँ सड़क डाली गई थी, लेकिन उसका न तो सड़क दिख रही है और पेमेंट भी हो चुका है। तो 4-5 महीने ये दिखवा लेता हूँ। कब 4-5 महीने पहले सड़क दी थी, इसकी टीम बना के जांच कर लेते। यदि बिना रोड के निकले पैसे निकला तो कार्रवाई की जाएगी। इसी पंचायत में एक और मामला है जहाँ पंचायत सचिव और सरपंच से मिलकर 2 साल पहले लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदी थी, लेकिन अब 2 साल बाद फिर से नए कंप्यूटर खरीदे और 60,000 रुपये की जो राशि है वो कहीं ना कहीं तो पूरी पंचायत की टीम बना के जांच कर लेते, जो भी बिंदु उसकी जांच करेंगे। तो यदि अनियमितता हुई तो कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे लगातार मामले आते हैं, सचिव अपनी मनमानी करते हैं। ऐसा आते हैं तो कार्रवाई करते हैं। तो जिका सत्ती बुद्धि गलत भी होती है, जाँच कर लेंगे पूरी।